नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक बिग में। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी और हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हिंदी साहित्य के उपन्यासों और कहानियों का संकलन आपके साथ साझा करते हैं। मैंने इस चैनल पर अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया, उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ एक नया उपन्यास हम साझा करने जा रहे हैं। आज जिस उपन्यास को हम साझा करने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है, बल्कि सत्य घटना पर आधारित कहानी उसमें दी गई है। तो आज हम जिस उपन्यास की चर्चा करने आपके साथ जा रहे हैं वो एक सत्य घटना से प्रेरित है, जिसको लिखा है अनुराग पाठक ने। पहले इस उपन्यास का थोड़ा सा परिचय हम आपको दे देते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र कैडर में IPS DIG रैंक पर पोस्टेड मनोज कुमार शर्मा 2005 बैच के IPS हैं, जिनके बारे में ये उपन्यास लिखा गया है। उनकी पूरी कहानी इस उपन्यास में दर्शाई गई है कि कैसे एक गांव का लड़का जो पढ़ने में बेहद कमज़ोर होता है और 12वीं कक्षा में फ़ेल हो जाता है, जिसकी अंग्रेज़ी इतनी कमज़ोर होती है कि वो अंग्रेज़ी में कभी पास नहीं हुआ था, गणित उसकी बेहद कमज़ोर थी और 12वीं में फ़ेल होने के बाद उसके अंदर एक जुनून जागता है कि ऐसा क्या है कि एक SDM ने नकल नहीं होने दी, जिस कारण मैं फ़ेल हो गया, और SDM में ऐसी क्या पावर होती है, अब मैं बनूंगा तो SDM ही बनूंगा। और इसी सपने को लेकर वो मनोज जो है दिल्ली पहुंचता है। इस उपन्यास का जो मुख्य नायक है वो मनोज है और नायिका है वो उसकी वर्तमान में पत्नी श्रद्धा, और उस समय उसकी प्रेमिका की भूमिका में उपन्यास में आपको है वो श्रद्धा। तो श्रद्धा और मनोज की कहानी इस उपन्यास में पूरी तरीके से है। कैसे एक लड़का जो गांव से निकलकर बेहद पढ़ने में कमज़ोर और निकलकर ग्वालियर में ग्रेजुएशन पूरी करता है, तैयारी करता है और उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में किस तरीके से कठिन संघर्षों को पार करते हुए अपने अंतिम प्रयास में, मतलब सिविल सेवा के अंतिम प्रयास में, वो लड़का सेलेक्ट होकर IPS बनता है और वर्तमान में वो महाराष्ट्र कैडर में तैनात हैं, मनोज कुमार शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपन्यास को। और इस उपन्यास को अगर आप ख़रीदना चाहें तो हमने Amazon का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लगभग 196 MRP है और जो हमारे पास संस्करण है वो 2019 का तीसरा संस्करण है, जिसका प्रकाशन इंदौर से किया गया है। पहले इस उपन्यास की भूमिका जरा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। लेखक अनुराग पाठक का परिचय हम आपको दे देते हैं। 5 अगस्त 1976 को ग्वालियर में जन्म, MA एवं PhD हिंदी साहित्य से किया। एक कहानी संग्रह व्हाट्सएप पर क्रांति इनकी पहले प्रकाशित हुई है। वर्तमान में इंदौर में ये रहते हैं। ये परिचय था इस उपन्यास के लेखक और मनोज कुमार शर्मा के मित्र अनुराग पाठक का। अब इस उपन्यास की भूमिका आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाहकर भी इन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही 2 प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहें कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं। कुछ स्मृतियाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति है, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला। सामने मनोज खड़ा था।
मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। 2016 की नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। दूसरा चित्रण, दूसरी स्मृति है। मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक ज़िले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है। एक दिन अचानक मनोज का फ़ोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हज़ार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अबाक था। पहली बार सुन रहा था कि IPS पति और IRS पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे UPSC या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के गुर सीख सकें या समझ सकें कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें ज़िंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आ जाए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है, कुछ अच्छा था जो और मजबूत हुआ है, और आप ज़िंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद उसकी यह दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयां के साथ सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होकर ख़त्म हो जाती हैं। ये लेख लिखा है विकास दिव्यकीर्ति जी ने, जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में स्थित दृष्टि IAS के संस्थापक और फाउंडर हैं, जिनका मनोज के साथ गहरा संबंध रहा है। तो चलिए इस उपन्यास को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सफल कहानी पहुंच सके। बल्कि ये कहानी नहीं, सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें आप खुद को भी कहीं रख कर देख सकते हैं। तो चलिए इस उपन्यास को शुरू करते हैं। मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है, लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल न पड़त। एक मनोज है, रात भर छत पर लालटेन में पड़त रहत। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं के पास रखी बाल्टी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे।
उसे देखते हुए बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ़ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ़ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे ज़िले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार ज़िले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली तस्वीर आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। ये मुरैना ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है, भिंड और ग्वालियर के बीच में है। तो इटावा से होते हुए भिंड का रास्ता है और भिंड से मुरैना का। तो मुरैना ज़िले के एक तहसील है जौरा, जिसका गांव है एक बिलगांव। उसका चित्रांकन इस उपन्यास में किया गया है। तो बिलगांव में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माँ देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मौड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देबे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को ज़िले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराज़गी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुँह देखा, न किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के न थानेदार होत को, मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़रूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल नए एसडीएम ने नकल नहीं होने देगा। इस साल नया एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने मन को दिलासा दिलाया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगो रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई लाई हैं, उतार बिना, वे मेरी सवारी हैं।
पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जे मेरो गांव है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया, लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, "जा सड़क पर टेम्पो चलावो भुला देंगो, होश में रहिए।" बल्ले भी कम नहीं था, उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज़ में दिया, "गांव में से बस न निकाल पावोगे, ध्यान रखिए।" इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियाँ बिछाई गई थीं, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर को 1-2 बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर ज़मीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो घबराए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियाँ आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, "जे तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है।" दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, "आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं।" घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मज़ा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए।
मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कापियाँ खाली छूट गईं, पर जुझारू मनोज ने अपनी कापी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कापी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब जल्दी टीम आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज जौरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपये खर्च हो गए। तब से न पापा आए न ही उन्होंने तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधार मांग कर घर चला रही हैं। इसी भरोसे घर चल रहा है। पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही हैं। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है, या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक़ है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही हैं क्या? मैच खेलबे जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुँह न दिखाओ, मैं उधार मांग के घर चलाए रही हूँ। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थीं। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दी थी, इसलिए आज उसे खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मज़ा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ये लाल शर्ट पिच पे मती चले, काली शर्ट वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम दुष्यंत सिंह काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलगांव ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना लिए। बिलगांव की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए, तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाएं। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा वाले दिन उनकी नकल रोकने की कार्रवाई से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ था, उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन लगा दी, कर चले फिदा हम जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलगांव के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे।
इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलगांव के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय उसे दूसरे छोर पर होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपये के अभाव में उसके गांव की टीम हार रही थी। वह इसी मानसिक जदोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलगांव की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमज़ोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो दूसरे छोर पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलगांव की टीम में रोककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषक हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली हुई कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठ जाओ। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलगांव की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलगांव की हार को भूलकर बल्ले के बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलगांव की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि एक महीने नौकरी पर न जाया जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज़ में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने नौकरी करी है? गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गईं। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल भर गायब रहते हो, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हो हमें। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल हो गए हो हैं। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वह अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए हो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल, पास, यश, अपयश, उन्नति, अवनति, हानि, लाभ से परे था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया, उसे 1-2 बार हिलाकर देखा
और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी छू ना पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल हो गए हो और इनके कान पे जू न रेंगती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कछु पढ़ लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो, है गयो फैल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी गांव में ही रहना पड़ रहा था। मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा था। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर की इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज़ में निष्कर्ष बाग के बोला, अगले साल है जाएगो पास। इतना कहकर वह लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी, भूख से मारवे को विचार है का। मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दे दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर ए से लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो। विष्णु फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मुझे समझ ही ना आते गणित के सवाल कैसे पढ़ लूँ। तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थीं। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गयो, नेक बाल्टी खींच दे। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट तय पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज़ में बोलना शुरू किया, अरे ताई अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात बहुत दूर रही। मनोज को अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में कछु न धरो, BA में चप्पल चटका रहे, तू तो कोई काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे। भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुँच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगो, परेशान ना हो, तू रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया।
वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसलिए अपनों पुरानो टेम्पो बेच रहो है 40,000 में। महीना के 8-10 हज़ार कहूँ न गए, मैं चला लेंगो। मनोज जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए, इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी। उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराए की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ खोल लिया, और जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ेगो, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हूँ तब इज्जत न जावते। मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहो है तो मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हो। माँ का उल्हाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। उसे लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊँगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया। लेकिन कमलेश के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो एन मौका पे भज गयो, अब मौत से का चाहत, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे धरे हैं, 3,000 पंडित कालीचरण से उधार मिल जावेंगे, जेवर रखें गिरवी रख देंगी। 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया, छैरा भर्रा भाग चीनी मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गईं। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया, बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काहे करती है, अब तेरे मोड़ा कमान लगे हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज़ शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दे दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज़ तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाए, काय रे, कही थी ना जा रोड पे टेम्पो चलावो, भुला देंगे, अब चला टेम्पो।
यह वही बस कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल की युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी, मेरा दोस्त ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहाँ खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला आमना सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थीं। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया था वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में घुमड़ घुमड़ कर उठ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों, जिनके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है। क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो न चलाए। इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। कोई नई बात बता, ये तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान हो रहो है। रोज़ नई लड़ाई झगड़ा है रहो है। गरीब ऐसे ही पिस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर ये तो गलत है ना, जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है? राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की। मनोज, इसीलिए आदमी मेहनत कर तो, अपने मोड़ा मोड़न पढ़ावा तो, नेता पुलिस से दोस्ती कर तो, तुम्हारे पास पैसा हो तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम नेता, विधायक, कलेक्टर, एसपी को जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम हो ठनठन गोपाल, कोई ना जानतो तुम्हें न तुम काऊ को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठे केस ना बनाए, गरीबों पर अत्याचार ना करे।
यह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था, लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकत, सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौरा पुलिया पे चली हती ना गोली, एक टेम्पो वाले की जांग में घली हती। तू रहने दे लड़ाई झगड़ा, पुलिस कचहरी, सड़क पे मारपीट, ये सब तेरे बस की बात ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोज़मर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रहकर क्रोध आ रहा था, पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं, राजा हरिश्चंद्र न होत। कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश को खोज रही थी। कहीं से यह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है, पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार ना था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिल ले, हो सकता है तेरो टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यह सोच ही रहा था कि दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी, जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उससे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उसकी नज़र में योग्य ही बना रहना चाहता था, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया, करियर और पढ़ाई पर चर्चा करना। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि मौका मिलते हुए उनसे टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़बुन में गेट पर खड़ा था। उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, यह मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छुपा न सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगतो है कि अपनो टेम्पो छूट जावे वो, एसडीएम तो जानत है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लोग ही आते हैं। इतना कहकर वह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर यह बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब क्या मैटर है। थानेदार ने कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश और मनोज ने कहा, ये तो बुइट दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो, ये आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है।
झूठी गवाही दे के केस बनावत हो, मतलब आज को केस भी झूठो है, मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो मुकेश को जेल पहुंचा के माने को। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम से कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है, इसका काम ही है झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है, पर वह कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपये उधार दिए थे, कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए दो हमें। मनोज को अपने इस केस में अपना केस दिखने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही है। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थीं। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने पूछा, कहाँ गोली चलाई इसने? सर, नरेश के घर पर, दिनेश ने कहा। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? एसडीएम ने पूछा। नहीं हुजूर, दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वह नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने पूछा। इस प्रश्न से शक पकाकर दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कहने को कुछ नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलाई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी है, झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमज़ोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाली अत्याचार को एक झटके में ख़त्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। दुष्यंत सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया। केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी झूठे और मक्कार को सज़ा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाह रहे थे, तुम दुष्यंत सिंह ने आने के कारण भूले नहीं थे? जी सर, मनोज ने जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज, तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, दुष्यंत सिंह ने सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुंह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस उस पद के आकर्षण में बंध गया था। बहुत बढ़िया, एसडीएम ने कहा। लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर ले जाने वाले मनोज
को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर ला पटका। सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विसेज में जाने के लिए PCS की परीक्षा देनी पड़ती है। PCS में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीज़न में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को SDM कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से समझाया। सर, कैसे पास करते हैं PCS? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है, साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता, दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि PCS में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर PCS की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह PCS की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश पूरे रास्ते उसे गालियां देता रहा। आज का खंड यहीं समाप्त करते हैं। अगले खंड के साथ बहुत जल्द दोस्तों मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसे आप पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।